कम्युनिटी इकोलॉजी का यह 10वां लेक्चर है। फिर प्रीवियस लेक्चर हम लोग लोटका वोल्टेरा पर शुरू किए थे, उसी का कंटिन्यूएशन है। वही मॉडल जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि dn1/dt इक्वल टू r1 n1 k-1 n1 माइनस अल्फा 1 2 n2/k। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको पूरी तरह से डिटेल किया है, एक बार फिर से डिटेल हम कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझें। ये पॉपुलेशन साइज स्पीसीज 1 का है, इंट्रिंसिक कैपेसिटी भी स्पीसीज 1 का है, मतलब यहाँ तो रेट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। ये है पॉपुलेशन साइज n1। कैरिंग कैपेसिटी भी स्पीसीज 1 का है, पॉपुलेशन साइज भी स्पीसीज 1 का है। पॉपुलेशन साइज स्पीसीज 2 का है, कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 1 का है। अल्फा 1 2 एक मैथमेटिकल कोएफिशिएंट है जो बताता है कि स्पीसीज 2 स्पीसीज 1 के पॉपुलेशन को कितना अफेक्ट कर रहा है। अब इस इक्वेशन को, ये जो यहां से यहां तक इक्वेशन है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? r1 n1, क्योंकि बायोलॉजी के विद्यार्थी थोड़े से मैथमेटिक्स में ढीले होते हैं, इसलिए हम इस, अब देखो k1 के लिए 3 ऊपर में यूनिट है, तो k1/k1 माइनस n1/k1 माइनस अल्फा 1 2 n2/k1। ठीक है, हमने ये कॉमन था, हमने इसको अलग कर दिया। इसको अगर अलग कर दें तो ये कट जाएगा, ये कटने पर क्या वैल्यू आ जाएगी? r1 n1 ब्रैकेट में 1 माइनस n1/k1 माइनस अल्फा 1 2 n2/k1। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जो है ना, ये ऐसा फॉर्मूला बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? मन में आएगा सवाल, हम इसको अगले पेज पर ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसे फॉर्मूला को। dn1/dt इक्वल टू r1 n1 1 माइनस n1/k1 माइनस अल्फा 1 2 n2/k1। ठीक है, अब यहां पर सभी चीजों का अपना एक सिग्निफिकेंस। कैसे? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इसको बोले कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? रिप्रेजेंट्स द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक नेगेटिव इफेक्ट। अरे हम क्या, थोड़ा सा नेगेटिव के ऊपर ही लिखना चाहिए। रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव इफेक्ट, अब ठीक हुआ, ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, ये n1/k1 को बताता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि k1 इज इक्वल टू n1, जितनी कैरिंग कैपेसिटी उतना ही पॉपुलेशन साइज है, तो वो भी कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो नीचे का वैल्यू ज्यादा, ऊपर का वैल्यू कम। अगर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, पॉपुलेशन का साइज बहुत बढ़ गया, सॉरी n1 का साइज बहुत बढ़ गया, तो रेलम पेलम हो जाएगा। ये सब डेटा है। इस डेटा को जब एग्जामिनेशन आते हैं ना, मैथमेटिकल डेटा में इसी कॉन्सेप्ट को आपसे पूछता है। क्या आपको ये समझ में आता है? यहाँ 3 डेटा है, तीनों डेटा का अपना मीनिंग है। पहला है k1 इक्वल टू n1, मतलब बहुत खुश वाली बात है, 10 रोटी 10 आदमी। k1 इज मोर देन n1, मतलब ये तो अत्यधिक खुशी वाली बात है। कारण जैसे कि 10 रोटी बाय 10 आदमी, 10 रोटी बाय 5 आदमी, भाई आदमी 2 रोटी खा सकता है। और ये बहुत टेंशन वाला सिचुएशन है, दुखी वाला सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि 10 रोटी 50 आदमी। तो मैं विद्यार्थियों हमेशा आपसे कहता हूं कि इन फॉर्मूला न्यूमेरिकल को देख के कभी घबराना मत, कभी भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा हमारे काम को क्या करता है? आसान करता है, बशर्ते कि हम इसको समझें। अब देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इसके रिप्रेजेंटेशन को बोले हम लोग, रिप्रेजेंट्स
the negative effects of interspecific competition on the लॉजिस्टिक ग्रोथ। आप पूछेंगे सर किसका लॉजिस्टिक ग्रोथ? ऑफ कोर्स स्पीसीज वन का, ऑफ स्पीसीज वन का। ठीक है ना? अब गौर करो, यहां क्या है, यहाँ टू जो है वो वन को अफेक्ट कर रहा है, मतलब दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन है, इसे सो क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सीधी बात, नो उल्टा पुल्टा। आप लोगों के साथ कुछ बातचीत एक डेवलप करना चाहते हैं इसी मैथमेटिकल मॉडल पर। हम लोग देखा था कि जब अभी एक देखते हैं कि dn1/dt इजकल टू 0। ये 0 कहने का मतलब क्या हो गया? ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब है कि r1 n1 k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 टू n2 बाय k1 इजकल टू 0। क्योंकि ये 0 किसकी जगह पर लिखा जा रहा है? इसी की जगह पर लिखा जा रहा है। अगर 0 नहीं होता तो ये फॉर्मूला लिखते हम लोग, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब हो गया, अगर बड़ा यूनिक गौर करें, कि अगर r1 0 हो जाए तो d1/dt पूरा 0। अगर r1 इक्वल टू 0, ये पूरा dn1/dt इक्वल टू 0। और अगर n1 ही 0 हो जाए तो भी dn1/dt जो है वो 0 हो जाएगा। और k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 टू n2 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाए तो सब 0 हो जाएगा भाई, चलिए खत्म हो जाएगा। कहता है कि अगर n1 0 हो जाए, अब देखो फॉर्मूला कैसे काम करता है और कैसे जब इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन डिराइव किया जाता है, तो विद्यार्थी को कैसे अपने ज्ञान को, अपने विषय वस्तु को डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो इस फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, अगले पेज में ले लेते हैं, क्योंकि एक पेज में बहुत सारा फॉर्मूला लिखने से मामला गजबज हो जाता है। हमने लिखा है कि k1 माइनस पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1 इनटू कोफिशिएंट, कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट ऑन 1 बाय स्पीसीज 2, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1। देखो ऐसे बोल के करना चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों ने नीचे वाला डेटा को तो नहीं लिया है, तो जब उसको नहीं लिया तो उसको नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि इसको, ये पूरा 0 है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। n1, अगर इस n1 को हम इस साइड ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो n1 इजकल टू k1 माइनस अल्फा 1 टू n2। बस सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? और जब कोई दिक्कत नहीं हो तो झंझट ही नहीं है। अगर हम मान लें इफ n1 इजकल टू 0, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव कर जाएगा? कॉमा डालें, k1 माइनस अल्फा 1 टू n2 इजकल टू 0। ठीक है? और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, इस पूरे डेटा को उस साइड ले जाएंगे, अल्फा 1 टू n2। बड़ा आराम से मैथमेटिक्स चल। अब अगर n2 जो अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन, उसको ले तो फॉर्मूला हो गया k1 बाय अल्फा 1। यही सब मैथमेटिकल फॉर्मूला वहां लिखता है, जो बायोलॉजी का, जूलॉजी का विद्यार्थी बोलता है बाबा बाबा क्या हो रहा है, लेकिन फैक्चुअल है, ये सब आसान है। हम लोग स्टेट स्पेस ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ बताता है, इट एक्सप्लेन्स, कोई भी ग्राफ तो एक्सप्लेन ही करेगा, एक्सप्लेन्स हाउ
the size of each population increase or decrease. ये हम इसको लिखते हैं increases और decreases, बढ़ता है या घटता है. When we start with different combinations of species abundance. बड़ा एकदम आसान सा है ना, इस सब में कुछ नहीं है. एक लड़का है, छोटा भाई, वो कहीं गया हुआ है, वहां 3 ठो दूसरा स्पीसीज है, और तीनों मिलकर इसको कूट देगा. ठीक है, क्योंकि अभी स्पीसीज 2 का एबंडेंस क्या है, ज्यादा है स्पीसीज 1 की तुलना में. क्या हुआ कि इसने अपने भाई को फोन किया और पूरा कुनबा के जुड़ गया, सब आ गया, जो भी 10-15 ठो भाई था. इन लोगों ने क्या किया, अब धर के स्पीसीज 2 को धुन दिया. इसका मतलब क्या है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज अबंडेंस को हम ध्यान दें, तब पता चलता है कि पॉपुलेशन कोई घट रहा है या बढ़ रहा है. ठीक है, अभी क्या है, इस कंडीशन में स्पीसीज 2 डोमिनेट कर रहा है, तो स्पीसीज 2 का स्पीसीज बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, इंडिविजुअल्स बढ़ेगा. यहाँ की स्पीसीज 1 कूट रहा है स्पीसीज 2 को, तो स्पीसीज 1 का बढ़ जाएगा. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करता है. कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर 2D ग्राफ है तो उसका एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा. एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1. स्पीसीज 1 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2. अब एक यदि ग्राफ एक खींचे इस तरह से, देखिए ये एक्स स्पीसीज हो गया, ये वाई स्पीसीज एक्सिस हो गया, एक्स और वाई. एक्स कहता है पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1, तो दैट इज n1, और 2 का n2 हो जाएगा. ये हो गया n2. कोई भी ग्राफ जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसमें n2 का साइज बढ़ रहा है, और कोई भी ग्राफ हॉरिजेंटली बढ़ रहा है तो वो n1 का साइज हो रहा है. ठीक है भाई, हम लोग क्या एतराज है, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का हल करते हैं. अब एक लाइन यहां y से x के बीच में ड्रॉ किया गया. ठीक है, ये जो y का ये एक्सिस है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं k1 बाय अल्फा 1-2 से. ठीक है, रिस्पेक्टिव टू की वहां पर क्या है, देखिए n2 k1 बाय अल्फा 1-2. ठीक है, इसमें माइनस वाइनस सब हटा के इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. k1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा k1. अब इस स्लोप पर, यहां इस स्लोप पर dn1 मतलब स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल टू 0. सही है. ये जो जैसे dn1 बाई dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो आइसोक्लाइन. ये जीरो आइसोक्लाइन का क्या मतलब होता है, वो भी थोड़ा डिफाइन कर ले हम लोग. जीरो आइसोक्लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है. फॉर ईच species states that, हर एक स्पीसीज के लिए जीरो आइसोक्लाइन क्या स्टेट करता है, that at any given point along that line the population size does not
चेंज। डज नॉट चेंज मतलब क्या हो गया, dn by dt इक्वल टू 0। जिस जगह पर dn by dt इक्वल टू 0 हो जाए तो हम मान लेंगे कि वह पॉइंट जो है वो जीरो आइसोक्लाइन है। हम लोग क्या मान रहे हैं, यहां पर dn1 by dt 0 है, तभी ये फॉर्मूला जनरेट करेगा। अभी सब फॉर्मूला बता चुके हैं, आप आराम से जनरेट कर लीजिए। अब इस लाइन से ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं बिलो, और इससे ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं अबव। ठीक है, अब जब हम इस लाइन को देख रहे हैं, यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1, क्योंकि हम लोग यहां किसको देख रहे हैं, dn1 को देख रहे हैं। इससे बिलो अगर ये होता है तो स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज 1 इंक्रीज करता है। अगर इससे अबव कोई अगर लाइन गुजरता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्पीसीज 1 डिक्रीज करता है। ठीक है, एनी डेटा जो कि इससे बढ़ रहा है वो डिक्रीज करेगा, इससे घट रहा है वो इंक्रीज करेगा। ये सब एक्चुअली हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या हुआ बता चुके हैं। सो आप इसको मतलब वही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, dn by dt इक्वल टू 0, dn by dt इज लेस देन 1, dn by dt इक्वल टू मोर देन 1, यही हम तीन बताए थे। d1 by dt n1 इक्वल टू 0, dn1 by dt इज मोर देन 1, dn1 by dt इक्वल टू लेस देन 1। अगर ये इस से बिलो है तो इसका मतलब स्पीसीज बढ़ रहा है, इससे ज्यादा है इसका स्पीसीज घट रहा है। ये 1 के लिए। और उसी तरह से अगर हम इसी जीरो आइसोक्लाइन लें फॉर स्पीसीज 2, जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 2, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है स्पीसीज 2, ये है स्पीसीज 1। अब यहां पर आ गया तो ये जो जगह है, इस जगह पर हम लोग बोलते हैं dn2 by dn1 dt, ये तो 1 होगा, हाँ, इक्वल टू 0। क्यों भाई, यहां पर किसका मैक्सिमम साइज पॉपुलेशन है, n1 का है, ये तो n1 का है, n1 का। तो यहां पर d2 का कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। पिछला ग्राफ में क्या था, यहां पर मैक्सिमम साइज किसका दिख रहा है, n2 का। तो यहां पर n1 का ग्रोथ क्या दिखेगा, 0। ठीक है, और ये हो गया, और ये क्या हो गया, n का k2, मतलब कैरिंग कैपेसिटी हो गया, n2 इक्वल टू k2। अब कोई भी स्पीसीज, ये चूंकि वर्टिकल देख रहे हैं, n2 को देख रहे हैं, तो हमारा तीर का निशान क्या होगा, ऐसे करके होगा। इससे नीचे है अगर तो स्पीसीज 2 इंक्रीज कर रहा है, इससे अबव है स्पीसीज 2 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे y एक्सिस पर चूंकि स्पीसीज 2 है इसलिए तीर का निशान क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया। x एक्सिस पर स्पीसीज 1 है इसलिए तीर का निशान कैसा था, साइड बाय हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल, और ये जो है वो वर्टिकल है।